हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के 9th चैप्टर में से 3rd पार्ट के बारे में। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में से आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिना फाइनेंस के एक बिजनेस कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अब क्योंकि फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसीलिए एक मैनेजर को फाइनेंस के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। उसको एडवांस में ही ये डिसाइड करके रख लेना चाहिए कि कितना फाइनेंस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कहाँ से वो अरेंज की जाएगी और कौन से टाइमिंग पे वो अरेंज की जाएगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना मींस फाइनेंस के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। एडवांस में ये डिसाइड करके रख लेना कि फाइनेंस कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और वो कहां से अरेंज किया जाएगा। यहां पर हमें कह रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्लानिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग करना मींस ये प्लान कर लेना, ये डिसाइड कर लेना एडवांस में ही कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि बिजनेस को वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस चाहिए। और वो फाइनेंस कितना चाहिए ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग करके। दैट मीन्स हाउ मच फंड इज टू बी रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। कौन से पीरियड में, कौन से टाइम पीरियड में हमें कितना फाइनेंस चाहिए, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनेंस के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें ये एडवांस में सोचना पड़ेगा कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए। Financial planning refers to thinking in advance about the financial requirement of a business so that enough funds are available at a right time. यहाँ पर हमें कह रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना मीन्स एडवांस में ये सोच के रख लेना, ये डिसाइड कर लेना कि बिजनेस की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हमें कितना फाइनेंस चाहिए, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हमें कहीं पर वेट ना करना पड़े। हमें ये वेट ना करना पड़े कि फाइनेंशियल मैनेजर्स हमारे लिए फाइनेंस अरेंज करेंगे तब हम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर को ये एडवांस में डिसाइड कर लेना होता है कि कितना फाइनेंस चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। और मैनेजर को ये भी ध्यान रखना होता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इट मीन्स हमारे पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो इनफ होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। दोनों ही सिचुएशन यहां पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास आती है इनफ। इनफ का मतलब होता है जितना फाइनेंस हमें चाहिए उतना हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर हमारे पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है जितने हमें चाहिए, इन दैट केस हमारी बिजनेस एक्टिविटीज स्टॉप हो सकती हैं, हमारा बिजनेस रुक सकता है, जो कि हम नहीं चाहेंगे। दूसरी तरफ सेकंड सिचुएशन हमारे पास आती है एक्सेस। हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फंड्स ज़्यादा होंगे लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है तो वो फंड्स आइडल पड़े रहेंगे, वेस्ट पड़े रहेंगे, उनका कोई यूज़ ही नहीं होगा। फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए ये डिसाइड करना होगा कि बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कितना फंड चाहिए, कौन से टाइम पर चाहिए, ताकि उनके पास इनफ रिसोर्सेज हो, एक्सेस ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हम उसको 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म, सेकंड हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म। जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी प्रीवियस वीडियो में ये अंडरस्टैंड किया था कि हम जो प्लानिंग है वो 2 वेज में कर सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम करते हैं अपने लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी 5 to 10 ईयर्स के लिए होती है। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो होती है जो डेली बेसिस पर की जाती है, डेली एक्सपेंसेस इंकर करने के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि अगर एक बिजनेस मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है, अपने आप को एडवांस करना चाहता है, न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहता है, मशीन्स परचेज करना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, तो कितना फंड चाहिए बिजनेस को ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। वो सब किस में इंक्लूड किया जाएगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में।
दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में डेली के एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं और उनके लिए प्लानिंग की जाती है, जिनको हम वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दोनों ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें किस बारे में हेल्प करती है? इट इज कंसर्न्ड विद सिलेक्टिंग बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करने के लिए। इट मीन्स फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाए, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से ऑल्टरनेटिव पर उसको इन्वेस्ट करें, ये हमें कब पता चलेगा? जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स एट द राइट टाइम। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को ही चेक करना होता है। ये मैनेजर को कॉन्टिन्यूसली चेक करना होता है कि बिजनेस के पास इनफ फंड्स अवेलेबल हों अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सो दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मैनेज करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बेस्ट सोर्स को फाइनेंस अरेंज करने के लिए। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं एट द राइट टाइम। सो वी कैन से दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड विद forecasting the financial requirement of a business according to the activities performed in the business। सो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना मीन्स फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कितनी अमाउंट हमें चाहिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेजरली 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं। सेकंड हम चेक करते हैं एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम जो फंड्स हमारे पास हैं वो राइट टाइम में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जब हमें रिक्वायर्ड है तब अवेलेबल होने चाहिए, ये नहीं है कि हमें वेट करना हो। और लास्ट में कौन से सोर्स से अरेंज किए जाएंगे वो भी हमें यहीं पर डिसाइड करना होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कितने फंड्स चाहिए, कब चाहिए और कौन से रिसोर्स से चाहिए ताकि बिजनेस एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म की जा सकें। सो इसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। बिजनेस के पास इनफ रिसोर्सेज, इनफ फाइनेंस अवेलेबल हो एट द राइट टाइम ताकि वो उसको यूज कर सकें अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। सो यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि फर्म के पास इनफ रिसोर्सेज तो होने चाहिए लेकिन एक्सेस रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस रिसोर्सेज, एक्सेस फाइनेंस बिजनेस के पास अवेलेबल होगा तो वो आइडल पड़ा रहेगा, वेस्ट पड़ा रहेगा, उसको कोई यूज नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए कॉस्ट इंक्रीज करने का काम करेगा। सो बिजनेस के पास इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, राइट टाइम पर अवेलेबल होने चाहिए और एक्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होने चाहिए ताकि बिजनेस के रिसोर्सेज का अननेसेसरी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमें यह डिस्क्राइब करना होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें यह डिसाइड करना होता है कि बिजनेस को कितने सोर्स चाहिए, कौन से टाइम पर चाहिए और कौन से सोर्स से चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट हमारे पास आता है हेल्प इन फोरकास्टिंग। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये हमें फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर को डिसाइड करने में हेल्प करता है। बिजनेस को प्री डिसाइडेड पता चल जाता है कि उसको कितना फंड चाहिए अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड, इट फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। ऑप्टिमम फंड्स का यहाँ पर मतलब है बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स।
सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा फंड, कौन सा सोर्स बेस्ट होगा। नेक्स्ट, हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब क्योंकि हम प्लानिंग कर चुके हैं, प्री डिसाइडेड कर चुके हैं कि हमने फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, कितनी अमाउंट में अरेंज करना है, इट मीन्स हम ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ये भी हेल्प करती है कि हम अपने सोर्स को बेस्ट यूज़ कर सकें। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फोर्थ हमारे पास आता है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। अब क्योंकि बिजनेस फोरकास्ट कर चुका है, अपने फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी जान चुका है, एडवांस में वो चल रहा है, तो इट मीन्स बिजनेस को आने वाले फ्यूचर के शॉक से वो बचा सकता है। जितने भी सरप्राइजेस बिजनेस को मिलते हैं फ्यूचर टाइम पर, वो उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्पफुल होती है। जैसे कि सेल्स के फंक्शन को हम कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के साथ, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग सेलिंग की जाएगी। सो प्लानिंग करते हुए हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए कितना फाइनेंस चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम सेल्स के लिए फाइनेंस अरेंज करते हैं। सो इट मीन्स जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक तरह से कोऑर्डिनेट कर देती है बिजनेस के सारे फंक्शंस को। नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्टेज एंड डुप्लीकेशन। अब क्योंकि हम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी वेस्टेज भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हमारा वर्क कैसे करना है। दूसरी तरफ कोई डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, एक वर्क 2 या 3 बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडवांस में प्लानिंग चल रही है। सबको पता है कि किसने कौन सा वर्क करना है, सबको पता है कि किसके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, और उन्होंने उस फाइनेंशियल लिमिट के अकॉर्डिंग ही अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। सो रिसोर्सेज वेस्ट भी नहीं होंगे और डुप्लीकेशन भी नहीं होगा अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो। नेक्स्ट, इट लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। हम प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, सो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक कर देती है। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं ताकि हम प्रेजेंट में अपनी एक्टिविटीज डिजाइन कर सकें, अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकें। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सेम ऐसे ही किया जाता है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं ताकि प्रेजेंट में हम अपने चेंजेस कर पाएं। लास्ट हमारे पास आता है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। सो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें यह भी हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए हमें कौन से सोर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और कहाँ से सोर्स अरेंज करना चाहिए। सो ये सिर्फ लिंक प्रोवाइड करती है दोनों के बीच में, क्योंकि जहाँ से हमने फाइनेंस अरेंज की है हो सकता है वहाँ पर कॉस्ट हो 10%। इट मीन्स हमने जिस फाइनेंस को अरेंज किया है 10% की कॉस्ट पर, अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट कॉस्ट से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर हमें फाइनेंस को अरेंज करने पर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बैंक से फाइनेंस लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। सो अगर हम फाइनेंस अरेंज करते हैं 10% पर, तो हमें इन्वेस्टमेंट ऐसे सोर्स के ऊपर करनी है, ऐसे ऑल्टरनेटिव के ऊपर करनी है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई हो एज कंपेयर टू फाइनेंस। सो इसीलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक इस्टेब्लिश कर देती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बीच में। सो ये सारी इंपॉर्टेंस हैं, इन इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। इनकी डिस्क्रिप्शन जो आपने एक्सप्लेनेशन है वो रिवाइज नहीं करनी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। नेम से ही क्लियर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर ऑफ आवर कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? हमारी इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। जो हमने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम डिवाइड करते हैं कि कहाँ से हम फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं, ओन्ड फंड से या फिर बोरोड फंड से। सो एक तरह से हमें पोर्शन डिसाइड करना होता है, एक स्ट्रक्चर, एक कंपोनेंट डिसाइड करना होता है बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस यूज्ड इन द बिजनेस। जो फाइनेंस, जो इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये 10 लाख एज अ फाइनेंस मैंने कहाँ से अरेंज किया है? 3 लाख मैंने अरेंज किया अपनी सेविंग्स में से,
जो कि मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है। नेक्स्ट 5 लाख मैंने अरेंज किया है शेयर होल्डर्स फंड से, जिसको हम ओन्ड कैपिटल बोलते हैं। बैलेंस अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2 लाख, जो कि मैंने अरेंज किया है बोरोड फंड से, यानी बैंक से बोरो किए या फिर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट से बोरो किए। इन दैट केस ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपोनेंट्स हैं मेरी कैपिटल के, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, यानी कितने डेट्स हमने यूज किए हैं और कितनी इक्विटीज हमने यूज की हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। इट इज अ मिक्स ऑफ ओनर्स एंड बोरोड फंड। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किसका मिक्सचर है? ओनर्स फंड का और बोरोड्स फंड का। जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उनको हम ओनर्स फंड में इंक्लूड करते हैं, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको भी हम ओनर्स फंड में इंक्लूड करते हैं। सो ये पोर्शन हमारे पास आ गया ओनर्स फंड का, और ये पोर्शन 2 लाख हमारे पास आ गया बोरोड्स फंड का। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ ओनर्स एंड बोरोड्स फंड। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियोस अपलोड की जाए उनका लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वीडियोस रेगुलरली हम अपलोड कर रहे हैं विद रिटन नोट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, संडे के संडे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी हमने डिसाइड किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड्स फंड। सो अब हमें ये डिटेल में डिस्कस करना होगा कि बिजनेस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। सो यहां पर हम लिख देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है बोरोड्स फंड, और सेकंड हमारे पास आता है ओन्ड फंड। सो बोरोड्स फंड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंक्लूड किया जाता है? इट मींस हम अमाउंट कहां से बोरो कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली हम बैंक से बोरो कर सकते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी बोरो कर सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर से भी बोरो कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ओन्ड फंड। ओन्ड फंड में बेसिकली क्या इंक्लूड किया जाता है? शेयर कैपिटल, जो हम मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं। इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, और लास्ट में अगर बिजनेस का कोई प्रॉफिट सरप्लस पड़ा हुआ है। सो ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस को डिसाइड करना होगा कि उसके लिए बोरोड्स फंड या फिर ओनर्स फंड बेस्ट है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको चूज करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओन्ड फंड्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। सो ओनर्स फंड में जो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में, वो ओनर की खुद की कैपिटल होती है। सो क्योंकि वो ओनर की खुद की कैपिटल होती है, इसलिए वो कैपिटल को रीपे करने की लायबिलिटी इसमें नहीं होती। इसमें रीपेमेंट कब करनी होती है? जब बिजनेस क्लोज हो जाता है। सो इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है फॉर रीपेमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब क्योंकि ये ओनर की खुद की कैपिटल है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट हमें पे करना ही नहीं होता। इसमें क्या होता है? डिविडेंड्स पे करने होते हैं, और वो डिविडेंड्स भी हमें तब पे करने होते हैं जब बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा हो। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है, इन दैट केस हमें कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इट मींस डिविडेंड को लेकर भी कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। वो अपना वोट यूज कर सकते हैं डिसीजंस लेने के लिए। सो वोटिंग राइट होता है उनके पास। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बोरोड फंड।
बोरोड फंड्स में फर्स्ट क्या आता है, जैसे इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती रीपेमेंट करने की, लेकिन क्योंकि हमने फाइनेंस बाहर से अरेंज की है किसी थर्ड पर्सन से, इन दैट केस हमें उनकी अमाउंट रिटर्न करनी ही होगी और वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है, फिक्स्ड टाइम पीरियड में करनी होती है। सो यहां पर लायबिलिटी है रीपेमेंट की। दूसरी तरफ इसमें हमें कोई लायबिलिटी नहीं होती थी डिविडेंड पे करने की, लेकिन इसमें हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना होता है जहां से हमने फाइनेंस अरेंज की है। अगर बैंक से किया है तो बैंक को हमें 10% 20% पे करना होता है। सो यहां पर लायबिलिटी है रिगार्डिंग दी फिक्स्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, पर मंथ पर एनम हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। लेकिन इस केस में बैंक के पास या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बिजनेस को अगर फाइनेंस चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए और वो कोई लायबिलिटी नहीं रेज करना चाहती, तो उसके लिए कौन सा फाइनेंस ज्यादा अच्छा है? ओन्ड फंड्स। अगर वो अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करना चाहती, कोई लायबिलिटी नहीं अराइज करना चाहती पर एनम के बेसिस के ऊपर, तो उसके लिए फिर ओन फंड्स अच्छा है। दूसरी तरफ अगर एक बिजनेस चाहती है कि हम अपना कंट्रोल ना शेयर करें, इन दैट केस वो बोरोड्स फंड को प्रेफर करेगी, क्योंकि बोरोड्स फंड में वोटिंग राइट नहीं होता। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये बेसिकली एक बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उनकी बिजनेस की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करना होता है कि उनको फाइनेंस कहां से अरेंज करना है। लेकिन बेस्ट सोर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। उनको बोरोड फंड्स और ओन्ड फंड का एक मिक्सचर डिसाइड करना होता है, जिसमें से उनको ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? बोरोड फंड को। क्यों? क्योंकि बोरोड फंड्स जो हैं वो चीपर होते हैं एज कंपेयर टू ओन्ड फंड। क्यों चीपर होते हैं? क्योंकि बोरोड फंड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तो हमें पे करना होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10,000, 20,000, 30,000। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो उनकी अमाउंट बहुत ही हाई होती है। दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट पे करना होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। इट मींस इसमें से हमें एग्जांपल देके समझा देते हैं। अगर बिजनेस को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है और वो कहती है कि इसमें से मैंने 2 लाख का इंटरेस्ट रेट पे किया है डिविडेंड को, डिबेंचर्स को, बोरोड फंड्स को, तो इन दैट केस उनका प्रॉफिट रह जाएगा 18 लाख। और गवर्नमेंट अगर कहेगी कि 10% टैक्स पे करना है तो उनका टैक्स रेट कितना आएगा? 1,80,000। दूसरी तरफ अगर वो शेयर होल्डर्स फंड को डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, उसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता। बिजनेस ये नहीं कह सकता कि 20 लाख में से मैंने 5 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्योंकि टैक्स जो है वो 20 लाख के ऊपर ही गवर्नमेंट चार्ज करती है। इट मींस जो बोरोड फंड्स होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम माइनस करने के बाद टैक्स चार्ज करते हैं। लेकिन जो ओन्ड फंड होते हैं उनके ऊपर हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती, हमें फुल फ्लेज टैक्स पे करना होता है ओरिजिनल प्रॉफिट के ऊपर। सो जो प्रेफरेंस है वो बोरोड फंड्स को देनी चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा प्रेफरेंस भी नहीं देनी चाहिए कि हमारे जो ओन्ड फंड है वो रिस्की हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख अरेंज किया है बोरोड फंड से और ओन्ड फंड से आपने अरेंज किया 5 लाख, इन दैट केस आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करने हैं और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी आपको हर ईयर पे करनी है। सो इट मींस बोरोड फंड की अमाउंट इतनी ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़े। सो एक बैलेंस्ड आपको बनाकर चलना पड़ेगा, वो बैलेंस करना पड़ेगा जिसका बेनिफिट आपको मिले। सो आई होप ये कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बोरोड और ओन फंड्स का मिक्सचर कैसे करना चाहिए। अभी हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लीवरेज। सो जितनी भी कैपिटल हमने अरेंज की है उसमें से डेट का पोर्शन जितना होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हमने 10 लाख अरेंज किया है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, इन दैट केस अगर उसमें से मैं कहूँ कि 5 लाख हमारे पास डेट की अमाउंट है, इट मीन्स हमारा फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 5 लाख का। सो द पोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लिवरेज। अब आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि अगर हम अपनी फाइनेंशियल लिवरेज की अमाउंट इंक्रीज करते हैं, अगर मैं 5 लाख से इसको इंक्रीज करके 8 लाख कर देता हूं, देन देयर विल बी डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। जो हमारी फाइनेंस की कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो हम फंड आउटसाइडर्स से अरेंज करते हैं उनके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो डिडक्ट कर दिया जाता है हमारे प्रॉफिट में से। सो यहां पर हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर बिजनेस का प्रॉफिट 20 लाख है और हम आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 2 लाख, तो वो डिडक्ट किया जाता है। इट मीन्स अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है, हमारी जो कॉस्ट है फाइनेंस की वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो रिस्क भी इंक्रीज होता है। क्यों रिस्क इंक्रीज होता है? क्योंकि फिर जो ओनर्स होते हैं उनको ये रिस्क होता है कि अगर सारी अमाउंट हमने फिक्स्ड पेमेंट कर दी डेटर्स को तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, उनके लिए डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया जाएगा। सो इट मीन्स फाइनेंशियल लीवरेज होना चाहिए एज कंपेयर टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल के कंपैरिजन में फाइनेंशियल लीवरेज की अमाउंट बैलेंस्ड वे में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल रिस्क को इन्वॉल्व कर सके। सो लास्ट हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। सो अगर फाइनेंशियल लीवरेज हमारा इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर, वो हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी एक्सप्लेन की गई है। सो सिंपल हमें 2 कंपनीज की एग्जाम्पल दी गई है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है कंपनी एक्स। इसके अकॉर्डिंग इसने जो टोटल फंड अरेंज किया अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो है 30 लाख। इंटरेस्ट रेट इसको पे करना होता है 10%, टैक्स रेट इसका है 30%, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख। सो ये वो अमाउंट है 4 लाख की जो बिजनेस की टोटल प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, यानी इसमें से अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया गया, और बिफोर टैक्स इट मींस इसमें से टैक्स भी अभी माइनस नहीं किया गया। 3 सिचुएशंस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। फर्स्ट सिचुएशन कहती है कि मान लो हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज 0 है, हमने कोई भी अमाउंट डेटर्स से अरेंज नहीं की। सेकंड केस, अगर हम 10 लाख अरेंज करते हैं देन सिचुएशन क्या होगी, और अगर हम 20 लाख अरेंज करते हैं देन सिचुएशन क्या होगी। तो फर्स्ट 3 सिचुएशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी टोटल प्रॉफिट हमें तीनों ही सिचुएशन में सेम दिया हुआ है, 4 लाख 4 लाख एंड 4 लाख। फर्स्ट सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट अगर हम अप्लाई करेंगे 10%, वो नील आएगा, क्योंकि किसके ऊपर अप्लाई करें, इंटरेस्ट रेट तो हमें पे ही नहीं करना क्योंकि हमने कोई डेटर्स अरेंज ही नहीं किए। सो यहां पर आएगा इंटरेस्ट रेट नील। सेकंड, हमने डेटर्स अरेंज किए थे 10 लाख, सो 10 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट है 10%। सो 10 लाख का 10% कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। देन थर्ड सिचुएशन 20 लाख के ऊपर 10%, ये आ जाएगा 2 लाख। सो ये इंटरेस्ट हम अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, तो अब प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिए लेकिन टैक्स अभी माइनस नहीं किया। सो ये आ जाएगा 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे, टैक्स रेट कितना है 30%। सो 4 लाख का 30% 1,20,000 आ जाएगा। 4 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 2,80,000 बच जाएगा। ऐसे ही 3 लाख में से 30% माइनस कर देंगे 2,10,000। 2 लाख में से 30% माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 1,40,000। सो अब हमारे पास ये जो प्रॉफिट आ चुका है वो है आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। सो अब हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट केस में हम अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000 और शेयर होल्डर्स हमारे पास कितने हैं
3 लाख। सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.93। इट मीन्स अर्निंग्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू पर शेयर 0.93 फर्स्ट सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन में ये इंक्रीज हो चुकी है 1.05 और फोर्थ पोजीशन पे थर्ड सिचुएशन में ये और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है 1.4। इट मीन्स ये हमें शो करती है कि जैसे हमारा फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होता है वैसे ही हमारी प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये तभी इंक्रीज होगा अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। जैसे कि इस केस में हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितने, सिंपल है, हमने 30 लाख इन्वेस्ट किया था और हमें अर्निंग्स कितनी रिसीव हुई थी 4 लाख। सो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, 4 लाख हमारा रिटर्न है, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है 30 लाख की, मल्टीप्लाई 100। सो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न जो कि कितनी आएगी 13.33%। सो हमारा रेट ऑफ रिटर्न 13.33% है, लेकिन हम इंटरेस्ट रेट कितना पे करते हैं 10%। इट मीन्स हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम है। इसीलिए अगर हम अपने फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करेंगे, अपने डेटर्स की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, लेकिन अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट तब हमें यह बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा। सो ये हमारे पास वाई कंपनी की एग्जांपल, सारी सिचुएशन इसमें सेम है, बस यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 4 लाख से डिक्रीज करके कितना कर दिया गया 2 लाख। सो 2 लाख के अकॉर्डिंग अब हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, 2 लाख हमने अर्न किया है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करके 30 लाख। सो ये हमारे पास आएगा 6.67%। सो हमारा रेट ऑफ रिटर्न 6.67% है, लेकिन हमारी जो कॉस्ट है वो है 10%, हमें 10% पे करना होता है डिबेंचर्स को। सो इट मीन्स अगर हम इस सिचुएशन में जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट, अगर इस सिचुएशन में हम अपने डेट की अमाउंट्स इंक्रीज करते हैं, अपने फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करते हैं, तब उसका कोई भी बेनिफिट बिजनेस को नहीं मिलेगा। जैसे कि इस सिचुएशन में हमने अपना जो डिबेंचर्स हैं उसकी अमाउंट को चेंज करना शुरू किया। इट मीन्स फर्स्ट सिचुएशन में कोई भी हमने डेट अरेंज नहीं किया था, सेकेंड सिचुएशन में हमने 10 लाख अरेंज किया था और लास्ट सिचुएशन में 20 लाख। सो इसको अगर हम अर्निंग पर शेयर में कंपेयर करें तो हमारी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट, इन दैट केस हमें फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट एट दैट टाइम हमें नहीं रिसीव होता। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ी लेंथी चाहे हो गई होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।